आइए आइए, बैठिए। क्या नाम है श्रीमान? मेरा नाम तेजमाल सिंह है। तेजमाल सिंह जी, जी, किस जिले से आते हैं? मैं बाड़मेर जिले से। अच्छा, बाड़मेर जिले से ही है। जी, बाड़मेर जिले की क्या पहचान है? बाड़मेर जिला राजस्थान के पश्चिमी सीमा का जिला है और यह थार के रेगिस्तान में विस्तृत है और यहाँ पर खनिजों के अथाह भंडार पाए जाते हैं। ऐसा कोई खनिज जो पिछले 2 वर्षों में मालूम पड़ा है जिसका बहुत कीमती है, जी, उसके विषय में बता सकते हैं? जी, एक स्मरण में आ रहा है, गुड़ामालानी के आसपास रेयर अर्थ एक उत्पाद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रिफाइनरी के संबंध में क्या जानते हैं? रिफाइनरी तेल शोधनशाला है जो राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। कितना पैसा खर्च हो रहा है इसमें? इसमें आरंभिक जो पैसा लगा था वो 43,129 करोड़ रुपए। ये कब तक पूरा हो जाएगा? 2024 इसकी अच्छा, इसके पूरा होने से क्या फायदा है? तेल शोधन जो हमारा यहाँ से उत्पादन होता था अनेक कुओं से, वह जामनगर रिफाइनरी जाता था, वो पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता था, उसमें अधिक व्यय लगता था। अभी ये जब हो जाएगा शुरू, इससे क्या फायदा होगा? अब तो रिफाइनरी पचपदरा बालोतरा में है, बाड़मेर को क्या फायदा होगा? इसमें जो मुख्य जो रिफाइनरी होती है उसके आसपास के जो ग्रामीण होते हैं, उसके आसपास के व्यवसाय जो सहायक सब प्रोडक्ट है, कुछ नाम बता सकते हो? नहीं। अच्छा, दर्शनीय स्थान बताइए। बाड़मेर का प्रसिद्ध किराड़ू का मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का है, किराड़ू गांव में है। ये किस शताब्दी का है? ये 10वीं 11वीं शताब्दी का। यहाँ कौन राजा रहे? यहाँ जो सोलंकी राजा थे वह उनका यहाँ शासन था। परमार वंश का कुछ यहाँ रहा क्या? परमार वंश का भी यहाँ शासन रहा। बाड़मेर की स्थापना कब आप मान रहे हैं? बाड़मेर की स्थापना 16वीं शताब्दी में बाहड़ राव परमार। अच्छा, बाहड़ राव ने की। यहाँ एक प्रसिद्ध मेला लगता है जी, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ जी कौन थे? मल्लीनाथ जी जो राठौड़ वंश है उसमें सियाजी की शाखा से थे, जिनकी नाम पर मालानी क्षेत्र माना जाता है। वो यहाँ के बाड़मेर के लकड़ी के उद्योग में कुछ फेमस है क्या? जी, रोहिड़ा यहाँ का प्रमुख वृक्ष है, उसके आधार पर यहाँ की नक्काशी प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ खत्रियों का काम है प्रिंट का? जी, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। अजरक क्या है? अजरक एक सिंधी जो संस्कृति है, ये कपड़ा क्या काम आता है? यह मुख्यतः शरीर पर जो पगड़ी होती है, सिंधी पगड़ी, उससे बांधने में भी काम आता है और महिलाओं के लिए जो डोंगरी सिलते हैं उसमें भी काम आता है और पुरुष अंगरक्षक। ऐसी कोई महिला जिसने बाड़मेर के लिए काम किया हो और जिसका नाम हो? जी, रूमा देवी। क्या किया इन्होंने जो यहाँ का जो हस्तकला उद्योग है जिसमें। इस संबंध में किसी पद्मश्री ने काम किया क्या? मगराज जैन का मुझे नाम याद आ रहा है। मगराज जैन ने क्या किया? उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार के जितने भी जिस काम को रोमा जी अभी कर रही है वो पिछले 35 वर्षों से वो कर रहे हैं, लता जी और पद्मश्री मगराज जी जैन जी। ठीक है जी, ये बाड़मेर के लिए बहुत बड़ा रोजगार का अब रहा जी। अच्छा, आपको लगता नहीं रिफाइनरी आने के बाद में बाड़मेर में क्राइम बढ़ा है? जी, मुझे लगता है बढ़ा है। तो अच्छा हुआ कि वो बालोतरा चली गई? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं शोधरत हूँ। आपने एमए किया जी हिंदी में जी। कहाँ से? मैंने वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से। अच्छा, कब हुआ आपका फाइनल? मेरा 2017 से 2019 के 19 में हुआ। कौन से पेपर रहे फाइनल में? फाइनल में कथेतर साहित्य और कथेतर साहित्य की 2 पुस्तकों के और लेखकों के नाम बताइए जिनकी बेस्ट बुक्स हो, जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी, एक रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की और अतीत के चलचित्र। ये आपने केवल याद किया है कि आपने ये किताबें देखी है? मैंने इनके बारे में पढ़ा है, मैंने इन किताबों के बारे में नहीं पढ़ा। किताबें नहीं पढ़ी, केवल नाम याद की है आपने? जी जी जी, मैंने संस्मरणों की किताबें पढ़ी है जिसमें मैंने। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? लेक्चरर हैं? नहीं, मैं अभी शोध के लिए शोधरत हूँ।
पीएचडी कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, किस विषय पे कर रहे हैं? मेरा विषय है भक्त कवि ईश्वरदास बारठ और तुलसीदास के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा, ईश्वरदास जी के बारे में बताइए। ईश्वरदास जी 16वीं शताब्दी के बाड़मेर के भाद्रस गांव में जन्मे एक प्रख्यात कवि हैं। इनका कार्य क्षेत्र गुजरात रहा, जामनगर, और ये चारण काव्य उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। उनकी मुख्य कृति है हरिरस, जिनको यहाँ की गीता भी कहा जाता है, और उनकी एक शाक्त परंपरा की है देवियां। उनकी एक ऐसी पुस्तक जो कॉलेज पाठ्यक्रम में रही, संज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं हाला जलर कुंडलिया में। अच्छा, अब आप आज क्या पढ़ाएंगे यहाँ? मैं यहाँ पर छंदों में जो गण विधान होता है, वह गण विधान में पढ़ाना चाहता हूँ। सर, पढ़ाइए। आज विषय है हमारा छंदों में गण विधान। छंद गण विधान। छंद में गण विधान में जो मुख्यतः संस्कृत साहित्य से लिया गया यह है। और सर, हमें छंद क्या है पहले ये बताइए। छंद काव्य में अधिक आह्लादित करने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें तय मात्रा, तय गण विधान के आधार पर उसमें लयात्मकता और गेयता के साथ में उसे संप्रेषित किया जाता है। उसे पढ़कर के पाठक का मन आह्लादित होता है। एक छंद सुनाइए। जी, मेरा स्वयं का लिखा हुआ भुजंगी प्रयाग छंद है, जिसे मैंने डिंगल में लिखा है कि बजाया बगीड़ा अकाला घनाई, तड़ा बावड़ी जा पताड़ा खनाई, खरा बाजरा खा धरा जीत राखी, नरा माडरा आदरी हित राखी। ईश्वरदास जी का एक छंद। जी, उनका देवयान की स्तुति का है। धवा धवल गिर धवधु धवला कृष्णा कुब्जा कचत्री कमला, चला चला चामुंडा चपला विकट विमल भोबाला। अच्छा, आपने अब तक कभी कोई किसी क्लास को पढ़ाया क्या? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। फिर सीधा अगर कॉलेज एजुकेशन में आएंगे तो ये आपके लिए। मुझे पीएचडी में वहाँ शोधरत था, तो मुझे एमए की कक्षा में पढ़ाने का मौका मिला था। अभी मौका मिला था, मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से बात करके अभी प्रोफेसर साहब ने एक बात की थी, हाइपोथेसिस। ये क्या होता है? जब हम शोध के लिए उन्मुख होते हैं तो पहले हम उस शोध के विषय के संदर्भ में एक अपेक्षित परिणामों की हम एक संरचना बनाते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस या। अच्छा, ईश्वरदास जी और तुलसीदास जी इनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। आ जाइए सर। तेजपाल सिंह जी। तेजपाल सिंह, ये क्या नाम का मतलब क्या हुआ, ये बताएं। तेजमाल है, इसमें तेज को माला के रूप में धारण करने वाला। कौन सा तेज? तेज जैसे हम ज्ञान के रूप में ले सकते हैं, प्रकाश के रूप में ले सकते हैं, और उज्जवल चरित्र के रूप में ले सकते हैं। आपने छंद की बात की, कहा कि इससे दिल आह्लादित हो जाता है। आधुनिकता का दौर छंद मुक्त छंद का दौर है जी। तो ऐसे में छंद विधान की बात करना क्या मतलब है? एक प्रकार आप पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? आप शोध भी कर रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। आगे देखिए ना जी, दुनिया तो आगे जा रही है जी। एलियट ने सिद्धांत दिया परंपरा का सिद्धांत, और वह सिद्धांत कहता है कि कवि और वहां का साहित्य यदि वो अपने परंपराओं से जुड़ा हुआ रहे तो वह साहित्य को अपने अतीत का जो वर्तमान है उसको आज के साथ में सन्नद्ध करके वो अपनी जनता के सामने रखे, तो एक परंपरा के साथ में इतिहास का बोध, उस इतिहास का वर्तमान में महत्व। आइए, रिचर्ड्स ने दूसरा सिद्धांत दिया है जी कि अगर तोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे जी। तो एक तरफ टीएस इलियट की बात कर रहे हैं, मैं आइए रिचर्ड्स की बात कर रहा हूँ। कैसे इनमें तालमेल बैठेगा? क्योंकि आप तो मुझे लगता है पीछे मुड़ के देख रहे हैं। एक भारतीय ज्ञान प्रणाली जहां पर जो पूर्व ज्ञान है वह बहुत महत्व रखता है, और हमारा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली का पूर्व ज्ञान का जो महत्व है, और खास करके जब हिंदी साहित्य में देखते हैं आज की तारीख में छंद क्यों जरूरी लगते हैं आपको? अब हमारे भारतीय जो साहित्य प्रणाली रही है उसकी परंपरा के ज्ञान के लिए, और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो विश्व का भारतीयता क्या है? एक प्रकार से अपनी ऐसी संस्कृति जो हमें अपने भूभाग से जोड़ती है, जो ऐसा भूभाग जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण। भारतीयता क्या है? भारतीयता कैसे हम कहें कि वो व्यक्ति भारतीय है, ये चीज भारतीय है? मैं इस पर तय जवाब नहीं दे पा रहा। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति के पैमाने क्या है? संस्कृति के पैमाने खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज। अज्ञे ने 5 भाषा की बात की है, याद है आपको? कुछ नहीं मालूम है। बताएं, छंदों की बात जब हम कर रहे हैं तो
द्विवेदी काल के आखिर समय में एक कवि हैं जो छंदों का बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं और ब्रजभाषा का उनको लगभग अंतिम कवि कहा जाता है। नाम याद है आपको कुछ? स्मरण में नहीं ला पा रहा हूँ। भ्रमर गीत की आखिरी सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक का नाम सुना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मुझे उसकी पद भी याद है। जी सुनाए। भेजे मन भावना के उद्धव के आवना की सुधि ब्रज गावनी में पावना जब लगी, कहे रत्नाकर रघुवाली न की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवना तब लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती सोहनी समय लगी। उचकी पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। मतलब क्या हुआ इसका? सब जब उद्धव पत्र लेकर के जाते हैं और गोपियां उनके पास में दौड़ करके आती हैं, तो गोपियां उद्धव के ऊपर ऐसे उमड़ पड़ती हैं कि जो पत्र में लिखा हुआ है वह संदेश कृष्ण का क्या है, इसे देखने के लिए वो इतने उत्साहित हैं कि उन्हें एक दूसरे के पैरों पर चढ़ करके वो देख रही है उत्साहित होकर के। भ्रमर गीत की गोपियां हैं, सूर की गोपियां हैं, जिन्हें वाचाल कहा गया है, वागपटु कहा गया है। हम और आगे देखते हैं कि प्रीप्रवास में गोपियां दिखाई देती हैं, और आगे देखते हैं तो जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर की गोपियां दिखाई देती हैं। अब हमें आज की लड़कियां दिखाई देती हैं जी, वो भी वाचाल दिखाई देती हैं। तो ये वाचालता है क्या अपने अधिकारों का हासिल करने का और अपने व्यक्त करने का तरीका है? नहीं, मैं ऐसी वाचालता नहीं कहूंगा। स्त्री प्रेम का सौंदर्य मानी जाती है और उसे उसके हृदय में जो प्रेम है उसे स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। और इस आधार पर जो मैं गोपियों के प्रेम को वाचाल नहीं कहूंगा। वो आपके इसी वक्तव्य के अंदर मैं लेता हूँ कि आत्महत्याएं यहाँ क्यों हो रही हैं? प्रेम की जो बात कर रहे हैं आप, स्त्री के प्रेम की बात कर रहे हैं जी, कहते हैं कि आत्महत्याओं का भी इससे कोई कनेक्शन है? जी महोदय, उन्हें एक प्रकार से हमारे यहाँ पर जाति के बंधन है, वर्णगत बंधन है और बेमेल विवाह का भी एक बहुत बड़ा प्रसंग है, जहाँ यहाँ बाल विवाह अधिक होते हैं। उन्हें सामाजिक बंधनाओं में बांध करके रखा जाता है। कोई आत्महत्या क्यों करता है? मुझे लगता है कि उसका जो परिवेश है, उस परिवेश के साथ में वो अपना तादाद में नहीं बिठा पाती है और उसके जो संबंध है, रिश्ते नाते हैं, उसके साथ में वो अपने आप को कैसे समाजों में अक्सर आत्महत्याएं देखी गई हैं? एक तो आर्थिक अभावों से पीड़ित होकर के आत्महत्याएं की जाती है, जैसे इन दिनों किसानों की आत्महत्याएं हैं, उसके ऊपर उपन्यास भी लिखे गए, 5 उपन्यास संजीव का आत्महत्या पर लिखा गया। जो महिलाओं की आत्महत्याएं जो हमारे क्षेत्र में, वो मुख्यतः मैं उसे सामाजिक कारणों को ही मुख्य मानता हूँ। क्या पढ़ाई लिखाई का इससे कुछ लेन देन है? जी, ये भी है। एक प्रकार से जब हम स्त्री शिक्षा को इसके साथ में जोड़ करके देखते हैं तो स्त्री अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। जब वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है तो वो सामाजिक वर्जनाएं, बंधनाएं उसको तोड़ करके, कहते हैं कोटा में बहुत आत्महत्याएं होती है और सबसे आत्महत्याएं होती है केरल में जी, जो सबसे साक्षर, सबसे शिक्षित हमारा प्रदेश है जी। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि समाज एक प्रकार से उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर विकास के नाम पर एक ऐसा आडंबर थोपा जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर आधुनिकता क्या है? उत्तर आधुनिकता के पश्चात साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में एक ऐसी विचारधारा है जो सभी विचारधाराओं का नकार है। और संरचनावाद फर्डिनांड सस्सूर का दिया हुआ सिद्धांत है, जिसके माध्यम से वो स्वयं भाषा शास्त्री थे और भाषा का उसमें मुख्य स्थान है। वो भाषा के आधार पर किसी भी पाठ की आलोचना करते हैं। विखंडनवाद भी भाषा के आधार पर है, लेकिन संरचनावाद से वो इस आधार पर भिन्न है कि संरचनावाद कला के क्षेत्र में भी है और विखंडनवाद वह स्थापत्य कला और राजनीति विज्ञान, इतिहास, परंपरा आदि के नकार के रूप में विस्तृत है और उसे भी पाठालोचन वहां भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ किस कवि या किसी कथाकार में ये संरचनावाद, विखंडनवाद, उत्तराधुनिक लक्षण दिखाई देते हैं? उदय प्रकाश की कहानियों में देखने को मिलता है। आलोचना के तौर पर सुधीर पचौरी का मुझे नाम याद आ रहा है। उन्होंने उत्तर आधुनिकता पर बहुत सारी किताबें लिखी और अभी लेखन भी कर रहे हैं। साहित्य की बात करें, मनोज श्याम जोशी के उपन्यास हैं और अशोक वाजपेयी की कविताएं हैं। ओके सर, पाठ्यालोचना अभी आपने बोला, क्या अर्थ था इसका? पाठ्यालोचना पाठ पर आधारित आलोचना, अर्थात काव्य के 2 मुख्य रूप माने गए, एक वस्तु और एक रूप। अर्थात रूप को आधार बना करके, टेक्स्ट को आधार बना करके जो आलोचना की जाती है और इसके माध्यम से कहा जाता है कि कवि का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, कवि ने लिखा क्या है उस काव्य में, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। जैसे अपन कबीर के संदर्भ में बात करें पाठ्यालोचना, तो क्या इसका अर्थ क्या है?
जैसे कबीर अनेक कारीगर समाज के जो प्रतीक है वो अपने काव्य में काम में लेते हैं, और इस आधार पर हमें ये ज्ञात होता है कि कबीर समाज के निम्न वर्ग से संबंधित रहते हैं। जैसे चलती चक्की देखकर भया कबीर उदास, यहाँ चक्की का उदाहरण है। भया कबीर उदास सर, या दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। जी सर। ये निर्व्यक्तिकरण सिद्धांत क्या है? निर्व्यक्तिकरण, प्रश्न ध्यान से सुना सर। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत रचनाकार की जो रचना प्रक्रिया है उस पर बात करता है। वह कहते हैं कि रचनाकार एक ऐसा प्लेटिनम का तार है। प्लेटिनम का तार जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है तो उसकी स्वतंत्र अस्तित्व तो रहता है, लेकिन वह नजर नहीं आता है। इसी प्रकार रचना में भी कवि या कविताकार को अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन वह अभिव्यक्ति फिर उस कवि की ना होकर के वो सार्वजनिक अभिव्यक्ति कही जाती है, और इसी निर्व्यक्तिता कहा गया। सर बोल सर। चलिए, आप सर शोध कार्य कहाँ से कर रहे हैं? मैं तमिलनाडु केंद्रीय क्या विश्वविद्यालय कारण राजस्थान को छोड़कर वहाँ जाने का? मेरा CUET के तहत 3 विश्वविद्यालयों में चयन हुआ था, और मुझे दक्षिण की संस्कृति बहुत आकर्षित करती थी। मैं ये भी जानना चाहता था कि वहाँ का जो हिंदी का विरोध है उसके पीछे के कारण क्या है। आपने क्या पता किया वहाँ हिंदी का विरोध क्यों है? वहाँ जो सामान्य जनता है वो हिंदी के खिलाफ नहीं है। मैंने ऑटो ड्राइवर, बस कंडक्टर, उनको हिंदी अच्छे से आती है। राजनीतिक कारण मुख्य है। चलिए, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? संस्कृत या तमिल? तमिल 2004 में उसे माना। आपने हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम सुना? जी सुना है। उनकी किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कब लिखी गई? ये 1986 में लिखी गई। क्या विशेषता है? उसकी विशेषता ये है कि वो साहित्य के साथ साथ में जो हिंदी साहित्य में अन्य जो जितने भी उपागम है, खास करके भाषा के उपागम, उसकी संवेदना, उसके साथ साथ कला। बहुत बड़ा सम्मान मिला हो? साहित्य का कोई सम्मान मिला? जी मिला है, इसी कृति को मिला है, लेकिन मैं इसमें नहीं। व्यास सम्मान मिला। चलिए, श्याम नारायण पांडे का नाम सुना? जी, श्याम नारायण पांडे कविताओं में एक जो सांस्कृतिक पुरुष माने गए हैं। किस रस के कवि श्याम नारायण पांडे? वीर रस के कवि। उनकी कोई खास बात? उन्होंने हल्दी घाटी, और खास करके हल्दी घाटी में भी महाराणा प्रताप का चलिए, मंचीय कवि किसे कहते हैं? वे कवि जिनके काव्य में एक गेयता पाई जाती है और जिन्होंने मंचों के ऊपर अच्छी उपलब्धि प्राप्त की। श्याम नारायण पांडे को आप कहाँ खड़ा पाते? जी, वे भी मंची कविता में है। मुझे कहते हैं कि मंचीय जो कवि होता है वो साहित्यकार नहीं होता, उनके साथ ही बात लागू होती है। उनके साथ नहीं लागू होती है। राजस्थान के कवि कांदान कल्पित है, उनके साथ लागू नहीं होती है। गोपाल दास नीरज के साथ आप ईश्वरदास में कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि हिंदी साहित्य इतिहास में ईश्वर जो स्थान होना चाहिए, क्या वो है? नहीं। क्या कारण? डिंगल परंपरा को शुरू से ही एक प्रकार से अलग एक शाखा मान करके विवेचन किया गया, खास करके डिंगल परंपरा में क्यों? आप आदिकाल में देखिए, आपकी कई रचनाएं हैं जिनको स्थान दिया गया जी, लेकिन इनका क्यों नहीं? मुझे लगता है कि एक हिंदी साहित्य इतिहास में राजस्थान के किसी आलोचक का नाम है? जी, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य इतिहास में कोई राजस्थान से आलोचक है जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में निर्माण किया? आलोचना परंपरा में अगरचंद नाहटा का नाम मुझे स्मरण में आ रहा है। किसने कहा साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब? जी, रामचंद्र शुक्ल। वो क्या कहना चाहते साहित्य के बारे में? उनकी मान्यता यह है कि जो साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्तियां अर्थात जनता का जो व्यापक जन समूह है वह किस प्रकार की चिंतना करता है और वो चिंतना किस प्रकार से साहित्य में उद्घाटित होती है, उसे यहाँ पर परिलक्षित करना। कविता के संबंध में क्या कहते हैं? कविता क्या है? कविता की क्या परिभाषा दी? जनता की स्पष्ट नहीं। किसने कहा कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति? स्मरण नहीं। चलिए, अभी आत्महत्याओं की बात हो रही थी। राजस्थान में बाड़मेर में एक छोटा सा प्रयास हुआ है। ये रेगिस्तान का रांझना एक छोटी सी रचना है, किसकी है? स्मरण नहीं। अभी 2 उपन्यास आए, एक कुछ दिन पहले एक उपन्यास यहाँ आया, एक स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर। मैं उसका स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जालोर में एक पाषाण पुत्री पुरुषोत्तम पौमल की रचना है, ये जो नंद भारद्वाज का नाम सुना? नंद भारद्वाज का नाम। क्या उनका योगदान है हिंदी साहित्य? उनकी रचना स्मरण नहीं कर। उनका एक उपन्यास अभी आया है, काऊखेड़ा का वायन जी, काऊखेड़ा पर आया है, तो वो उपन्यास है, उसको याद रखना क्योंकि वो प्रसिद्ध नंद व्यक्ति भारद्वाज है। जी
और 2014 में चर्चा में रहे साहित्य में, क्या काहू कारण? की काठी धरा, काठी दरा। काहू की काठी धरा, ये नंद भारद्वाज जी का उपन्यास है। अभी कुछ दिन पहले उसका विमोचन हुआ। इनको किस रचना ठीक पे है। भारतीय साहित्य अकादमी दिया गया नंद भारद्वाज? स्मरण नहीं कर पा आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। समाप्त कर रहे ये हैं जो सर। ईश्वरदास निर्गुण है, ये मैं सिर्फ जानना था सर। निर्गुण और सगुण दोनों। इनके हरिरस में निर्गुण की भी उपस्थिति और सगुण की। निर्गुण के प्रभाव इनके नाथों के कारण है और सगुण का प्रभाव कृष्ण भक्त। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।